गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका स्वागत है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्लासेज में। कल जो हमने पढ़ा था मैं आपको एक बार पहले थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है कि किसी कण की दूरी या किसी द्रव्यमान की दूरी घूर्णन अक्ष से कितनी दूरी है उसकी दूरी के वर्ग से आप उसको अगर मल्टीप्लाई करवा दो तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व आघूर्ण निकल के आता है। तो ये तो था घूमने वाली चीज़ों के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें सारी स्थिर चीज़ें होती है, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में चीज़ें होती है उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसमें घूर्णन वाली चीज़ें आती नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने की आवश्यकता है और उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी बताया था कि एरिया जो है वो उसकी जो गुरुत्व केंद्र से कितनी दूरी पे वो रखा हुआ है एरिया, या कितनी दूरी पे वो स्थित है, उस दूरी के वर्ग से उसको मल्टीप्लाई करवा दें तो उस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष और उसकी या फिर गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष, जो गुरुत्व केंद्र से जो अक्ष जो गुजरेगी उसके सापेक्ष उसका जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना आ जाएगा। या फिर उसको जैसे सिविल की भाषा में अपन कहेंगे सिविल के लिए तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, यानी क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो होगी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात, यानी क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण। तो उसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि एरिया इंटू जो डिस्टेंस है, जैसे हमने यहाँ पे वाई कंसिडर किया था, एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर ले रहे हैं तो एरिया समाकलन एरिया इंटू एक वाई का स्क्वायर, ये तो हो गया था। जो एक्स अक्ष थी उसके गुरुत्व केंद्र से गुजर रही थी उसके सापेक्ष हो गया था। ऐसे कैसे हम वाई अक्ष के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ उसके बाद में हमने एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद में हमने कैलकुलेट किया था हमने परिभ्रमण त्रिज्या। जैसे कि हमने वो समतल पटल है उसके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एरिया हमने छोटे छोटे माने, फिर उनका अलग अलग एरिया की उस घूर्णन अक्ष से अलग अलग दूरी होगी तो उनका पूरे का एक वो समाकलन किया था, समेशन लिया था, फिर उसको हमने कैलकुलेट किया था। तो इस तरीके से न करके हमने क्या करा उस एरिया जो है उसको एक पट्टी में बदल दिया। अब वो जो पट्टी पे एरिया आया है ना वो उस घूर्णन अक्ष से समान दूरी पे स्थित है। ठीक है, तो समान दूरी पे तो आपको अलग अलग कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारे एरिया एक लाइन में आ गए और वो सभी एरिया की दूरी उस घूर्णन अक्ष से समान है। इस वजह से उसी दूरी को क्या बोलते हैं, अपने परिभ्रमण त्रिज्या बोलते हैं या फिर रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। ये हो गया। फिर हमने आपको पता होगा कि दो प्रमेय पढ़े थे, है ना, दो थ्योरम्स पढ़ी थी हमने। जो पहली अपनी थ्योरम थी समांतर अक्ष थ्योरम, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यह था कि आपके पास में कोई बॉडी है या फिर कोई फिगर है, उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली जो अक्ष है या रेखा है उसके सापेक्ष तो आपने अपने जड़त्व आघूर्ण निकाल दिया था। लेकिन अगर उसको छोड़कर उसके समांतर कोई भी लाइन गुजर रही है, जैसे हमने यहाँ पे बोर्ड पे माना था कि अगर कोई लाइन ए बी है जो जो गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष है, मतलब उसके समांतर है, ए बी लाइन है, उसके अगर हमें सापेक्ष हमें जड़त्व आघूर्ण कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, वो मैंने आपको बताया था पूरा फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या था, जैसे आई ए बी था, हमने लाइन ए बी मानी थी, आई ए बी इजिकल्स टू था आई जी, यानी जो गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली रेखा है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई जी जो हो गया, प्लस एरिया इंटू वो समांतर दूरी, उन दो रेखा जो समांतर रेखा है उनके बीच में दूरी कितनी है उसके वर्ग से हमने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया था और फिर इन दोनों टर्म्स को हमने प्लस कर दिया था। तो हमारा ए बी जो अक्ष थी समांतर अक्ष उसके सापेक्ष हमें जड़त्व आघूर्ण मिल गया था। ये तो थी हमारी समांतर अक्ष थ्योरम। और दूसरी हमने पढ़ी थी अभिलंब प्रमेय। अभिलंब प्रमेय में क्या था कि जैसे कि वाई अक्ष और एक्स अक्ष किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद होती है और उनके हिसाब उसी पॉइंट पे अगर एक कोई परपेंडिकुलर एक्सिस है या फिर अभिलंब अक्ष है, जैसे जेड जेड एक्सिस, ये तीनों आपस में एक दूसरे के अभिलंब होती है ना, तो उसके अगर एक्स और वाई के अबाउट तो मैंने आपको निकाल के बता दिया कि इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी, कभी हमें ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हमें जेड अक्ष जो है उसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व आघूर्ण जिसको कहते हैं उसको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि जो एक्स और वाई के है उसको हमने दोनों को प्लस कर दिया था, तो आपको जेड अक्ष जो है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, उसके आगे हम पढ़ेंगे।
ठीक है, उसके आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो अपना जो अगला टॉपिक है उसका नाम है आकृति मापांक। आकृति मापांक, जिसको हम जेड से लिखते हैं, ठीक है, और इसको अपने इंग्लिश में बोलेंगे सेक्शन मॉड्यूलस। इसको सेक्शन मॉड्यूलस कहते हैं। अब मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ आकृति मापांक क्या होता है। जैसे मैंने आपको सिविल में बताया था, मैंने आपको सिविल में एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे, तो जितनी भी हमारे एरिया से रिलेटेड होगी वही हम चीज़ें इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको वैसे तो इसके बारे में ब्रीफली जो है थर्ड चैप्टर में पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस पढ़ाऊँगा ना, उस समय इसका आपको उपयोग पता चलेगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर धरन है, धरन यानी बीम है, ठीक है, आपको बेसिक आइडिया तो होगा बीम किसको बोलते हैं। ये कोई धरन है जो आयताकार है, ठीक है। इसका अगर मुझे सेक्शन मॉड्यूलस निकालना है, सेक्शन मॉड्यूलस से हम क्या डिफाइन करते हैं, धरन के अंदर उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी मजबूती हमें पता चलती है। जितना ज़्यादा सेक्शन मॉड्यूलस होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास उसकी मजबूती होगी या उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बीम की जो स्ट्रेंथ होती है वो सेक्शन मॉड्यूलस से ही पता करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसकी जो डेप्थ है वो डी है, ठीक है, किसी बीम की डेप्थ डी है और मैंने इसकी विड्थ जो चौड़ाई है वो बी मान ली, ठीक है। तो ये वाली जो उसके मध्य से जो गुजरने वाली अक्ष है, जो इसके गुरुत्व केंद्र से जो गुजरेगी, उसका वहाँ से लेकर इसका जो टॉप फाइबर होगा ना, वहाँ तक की दूरी को मैं बोलूँगा वाई मैक्स, यानी ये मैक्सिमम दूरी है वाई, ठीक है। और इसकी ये टोटल कितनी थी अपने, डी थी, है ना, स्मॉल डी थी, तो इसको मैं वाई मैक्स को क्या लिखूंगा, डी बाई टू, क्योंकि इसके मध्य से लेकर यहाँ तक की दूरी है, तो ये इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। और उसी तरीके से ये तो वाई मैक्स हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि अपन सेक्शन मॉड्यूलस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेक्शन मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण डिवाइड बाय वाई मैक्स, ठीक है। ये आ गया अपने सेक्शन मॉड्यूलस का फॉर्मूला, ठीक है। आकृति, अब मैंने आपको बोला था कि बीम की जो मजबूती है वो अपने सेक्शन मॉड्यूलस के ऊपर निर्भर करती है। तो आप फॉर्मूले में मैंने आपको आगे बेंडिंग स्ट्रेस जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा पूरा, जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई। अब आप देखोगे कि ये जो जेड है, जो सेक्शन मॉड्यूलस है, आपका जो आकृति मापांक है, ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, डायरेक्टली किसके ऊपर निर्भर है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण। मतलब आपके बीम का जितना ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण होगा, जितना ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण होगा उतना ही ज़्यादा आपका बीम मजबूत होगा, क्योंकि ये जो उसकी मजबूती है वो सेक्शन मॉड्यूलस के ऊपर निर्भर कर रही है। और सेक्शन मॉड्यूलस किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, आई के ऊपर। आई यानी जड़त्व आघूर्ण, यानी जो क्षेत्र का जो जड़त्व आघूर्ण जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका बीम मजबूत होगा। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आगे हम बीम पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये जो रेक्टेंगुलर है उसका अपन अगर सेक्शन मॉड्यूलस निकालने जाएं तो जेड इजिकल्स टू बी इंटू डी क्यूब अपॉन 12। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ, जैसे अपन आगे अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण, तब मैं आपको इसका डेरिवेशन करके बता दूंगा, क्योंकि उसका डेरिवेशन जो है वो पूछा गया है। तो ये y की वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पे i रख दिया, तो ये कट गया, ये 6 और ये d की घात 2 बच गई, ठीक है। तो ये आ गया b डी स्क्वायर बटा 6। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका ये सेक्शन मॉड्यूलस या फिर आकृति मापांक आ गया, ठीक है। इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आप इसका फॉर्मूला याद रखें, आपके जो अब सद वाले क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन, उसमें आपका ये फॉर्मूला पूछ सकता है। कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ले मैं आपको ब्लैक मार्कर से एक बार इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। आप बाद में जब भी इस वीडियो को देखेंगे आपको ध्यान रहेगा। एक तो ये है, ठीक है, ये आप फॉर्मूला आप ध्यान रखें। एक ये है कि अगर आपके पास में कोई रेक्टेंगुलर बीम है या धरन है तो उसका सेक्शन मॉड्यूलस यानी आकृति मापांक का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका आकृति मापांक का फॉर्मूला ये होगा बी डी स्क्वायर बाई 6, ठीक है। तो ये तो होता है आकृति मापांक। अब आप
से अगर कोई पूछ ले तो इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। वैसे परिभाषा इसकी कोई खास तो नहीं है, लेकिन बस इसका जो फॉर्मूला है उसी की डेफिनेशन है एक तरह से। आकृति मापांक मतलब फॉर्म, ये डेफिनेशन इसकी परिभाषा होगी। यह मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया व वाई मैक्स का अनुपात होता है, ठीक है। और अब ये मतलब कि आप सिंपल अगर किसी को समझाना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। और आप इसको जो मतलब कि पेपर में अगर आपको लिखने की ज़रूरत पड़े तो मैं आपको एक डेफिनेशन, एक अच्छी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ताकि आपके काम आएगी। यह जड़त्व आघूर्ण तथा धरन के मध्य से अंत वाले तनु की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। आप जब अगर आपके पास में ये 3 नंबर में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, यानी ये वाली परिभाषा लिखेंगे। और अगर किसी को समझाना है कि आप बताओ, अगर आपसे किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया कि आकृति मापांक क्या होता है, तो आप ये वाली डेफिनेशन बताओगे परिभाषा, यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई मैक्स का अनुपात होता है, या फिर इसका रेशियो होता है। आप इंग्लिश में इस अनुपात को रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तो अपन जो सेक्शन मॉड्यूलस है उसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे, और इसको जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मैंने इसका उपयोग जो है वो अपन जब बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस वगैरह पढ़ेंगे ना, तब इसका मैं आपको अच्छे से और इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा और बता दूंगा कि इसका क्या क्या यूज़ है, इसका सिविल इंजीनियरिंग में क्या उपयोग है, और किस किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया टॉपिक ख़त्म। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार के कांटों का जड़ता गुण। विभिन्न प्रकार के कांटों का जड़ता आघूर्ण, ठीक है। और काट को यहाँ पे जैसे सेक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, यानी इंग्लिश में इसको सेक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो अपने जैसे विभिन्न प्रकार के काट कौन कौन से हो गए, जैसे अपने जो सिविल इंजीनियरिंग में उपयोग आते हैं, वो पहला मैं बताता हूँ आयताकार, आयताकार, ठीक है। दूसरा हो गया खोखला आयत, ठीक है। तीसरा हो गया अपने त्रिभुज, और या फिर त्रिभुजाकार बोल दो, ठीक है। और चौथा अपने कौन सा है, वृत्ताकार, वृत्ताकार हो गया। पांचवा हो गया खोखला वृत्त, ठीक है। और छठा हो गया अपने अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार हो गया। सातवां जैसे अपने सिलेबस में है एक चौथाई,
1/4 वृत्तकाठ, ठीक है। और 8वां हो गया वर्गाकार काट। अब मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी अलग अलग काट है, इनके आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले जो भी हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अपना जो पहला जो है वो है आयताकार। अब इसमें इसका क्या है, 2021 या फिर 2022 के लगभग इसका एक जो डेरिवेशन है ना वो पूछा गया था, ठीक है। इसका डेरिवेशन पूछा गया है। बाकी के तो ये जैसे खोखला है, त्रिभुजाकार है, वर्ताकार है, जितने भी 5 6 7 हैं 8 है, उनके क्या है फॉर्मूले पूछे गए हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। जो आपके 10 प्रश्न जो वैकल्पिक प्रश्न आते हैं उसके अंदर इनके फॉर्मूले पूछे गए हैं। तो मैं इनके तो सबके फॉर्मूले लिखवाऊंगा। और ये जो आपके पास में ये अपना जो पहला है ना आयताकार काट, इसका मैं आपको डेरिवेशन भी करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको दोबारा पूछा जाए तो आप लिख सको। क्योंकि इतना बड़ा मतलब जो डेरिवेशन है वो रटना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इस वजह से मैं आपको उसका डेरिवेशन करवा दूंगा, ठीक है। तो अपन पहले एक एक करके